1 जनवरी 2024 मतलब नए साल का पहला दिन। पूरा वर्ल्ड नए साल के वेलकम में लगा था। हर तरफ खुशियाँ थी और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक देश नहीं, और वो था जापान। क्योंकि जापान, जिसे हम द कंट्री ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, वॉज स्ट्रक बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑन 1 जनवरी 2024। रिक्टर स्केल पे इस अर्थक्वेक की तीव्रता 7.6 नापी गई, और इसके मैसिवनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था, जिससे एक बहुत बड़े लेवल पे तबाही हुई थी, उसको रिक्टर स्केल पे नापा गया था 7.8, और उस 2001 के भूकंप को गुजरात या भुज आज तक नहीं भूल पाया है। लेकिन एक मिनट, ये वीडियो जापान के अर्थक्वेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये वीडियो है कि कैसे इतनी सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ को सहन करते हुए, इतने सारे डिस्ट्रक्टिव नेचुरल इवेंट्स को सहन करते हुए भी जापान की जो इकोनॉमी है वो आज भी 4th नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वो क्या रीजंस हैं जो जापान की ग्रोथ को कम नहीं होने देते हैं। इनफैक्ट 2011 की जो मैसिव सुनामी आई थी, उसके बाद मतलब 2012 से 2019 तक जापान की जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ इज वन ऑफ द ऑसम इन होल वर्ल्ड। इनफैक्ट इट इज जस्ट सेकेंड टू यूएसए। और इसीलिए इस वीडियो में हम उन सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो जापान फॉलो करता है। इन सीक्रेट से हमें क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और डेफिनेटली जो लास्ट सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे हम, वो सुनकर आप एक बार सोचने पे मजबूर ज़रूर होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। 2011 में जब जापान वॉज हिट बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, जिसके बाद सुनामी भी आई थी, तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हालात थे जापान के। और इसी के बाद एंट्री होती है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट मिस्टर शिंजो अबे की। उन्होंने जब ये देखा कि जापान के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ हर समय हिट करती रहती है, तो एक बात उनके समझ में आई कि मुझे एक नहीं कई सारे फैक्टर्स को एक साथ लाके, उन सभी को एक साथ काम करवा के जापान की इकोनॉमी को सुधारना पड़ेगा। तभी जाके मेरी जो डिजर्विंग ग्रोथ है, मेरी जो टारगेटेड ग्रोथ है, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा। और इसीलिए शिंजो अबे ने काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आए, जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को बदलना, फिस्कल पॉलिसी को बदलना और भी कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो कि एक साथ और लगातार लाए गए। और शिंजो अबे के इस तरीके के रिफॉर्म्स को एबेनॉमिक्स भी कहा गया, क्योंकि इसका एम एक ही था कि सारे फैक्टर्स एक साथ काम करें और जापान की ग्रोथ के टूवर्ड्स अपना एम करें। जिसके अंदर मेजरली जो स्टेप्स उठाए गए थे वो थे इंटरेस्ट रेट्स को कम करना। और जापान जैसी कंट्री जिसके अंदर नेचुरल कैलेमिटी बहुत ही कॉमन थी, इसके लिए ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित हुई। और इसके साथ एक और मेजर स्टेप जो मिस्टर शिंजो अबे ने अप्लाई किया, वो था बिजनेसमैन्स को नेचुरल कैलेमिटी के बाद होने वाले डिजास्टर या उनके बिजनेस को जो नुकसान हुआ है उसको सही करने के लिए जो बिजनेस लोन्स हैं वो बहुत ईजीली अवेलेबल करवाना। जिसके कारण जो भी बिजनेसेस थे, अगर वो नेचुरल कैलेमिटी में डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं या उन्हें कुछ नुकसान भी होता है, तो बैंक से उनको बहुत इजीली और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है, ताकि वो अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर सके। और इन्हीं कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के चलते लोगों ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाना शुरू करी, जिसके कारण डिमांड भी बढ़ी, मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्लो हुआ, जिसके कारण जापान की इकोनॉमी अगेन रिकवरी के मोड में आके तेजी से ग्रो करना शुरू कर दी। और इसीलिए 2011 के बाद एबेनॉमिक्स जापान की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट साबित हुआ। एक डेटा के हिसाब से जापान के अंदर एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1500 अर्थक्वेक्स ऐसे आते हैं जिन्हें आप और हम फील कर सकते हैं। दैट मीन्स जापान के लोगों के लिए यह अर्थक्वेक एक नॉर्मल रूटीन लाइफ का पार्ट है। लेकिन ये नॉर्मल रूटीन लाइफ का पार्ट ऐसे ही नहीं बना है, बल्कि जापान की गवर्नमेंट ने डिजास्टर प्रिवेंशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम पे हैवीली इन्वेस्ट किया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से 1980 से जापान की गवर्नमेंट ने डिजास्टर प्रिवेंशन मेजर्स के ऊपर एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 6.4 बिलियन $US खर्च किए हैं, जिसके अंदर मेजरली शामिल है बिजनेसेस को अर्थक्वेक में आए हुए डैमेजेस को रिकवर कराना या पूरे बिजनेस को रीबिल्ड करने में हेल्प देना। डिजास्टर इंश्योरेंस एक बहुत बड़े लेवल पे दिए गए। इसके साथ ही जापानीज गवर्नमेंट ने डिजास्टर हिट बिजनेसेस को टैक्स रिडम्पशन या टैक्स रिबेट दी गई, वो भी बहुत मैसिव स्केल पे। इसके साथ ही कई सारे बिजनेसेस को इंसेंटिव्स और सब्सिडीज भी दी गई, ताकि वो डिजास्टर से हिट होने के बाद अपने बिजनेस को रीबिल्ड इजीली कर सके या नए बिजनेसेस इजीली जापान में आके अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। और यही रीजंस के कारण जो बिजनेसेस थे उन्हें ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर नेचुरल कैलेमिटी आती भी है
और उनका कोई नुकसान भी होता है बिजनेस के अंदर, तो भी जापानीज गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं छोड़ेगी और हमें बिजनेस रीबिल्ड करने में या बिजनेस को जो नुकसान भी हुआ है उसे पूरा करने में फाइनेंशियली हेल्प करेगी। और इसीलिए जो एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटीज़ थी वो जापान में रहीं और जो न्यू एंटिटीज़ थी वो ये सब्सिडीज़, इंसेंटिव्स, टैक्स रिडम्पशन, इन सारी स्कीम्स के चलते जापान में आके नए सिरे से नए बिजनेसेस इस्टेब्लिश करती रहीं। और जो ये बिजनेस एंटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून्स थी, बल्कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को भी इसी तरीके से प्रिविलेजेस ईजीली अवेल किया जापानीज गवर्नमेंट ने। और इसीलिए जापान का पूरा इकोसिस्टम, दैट मीन्स मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और बिग बिजनेस एंटिटीज़ ईजिली वहाँ सर्वाइव करती रहीं और नई एंटिटीज़ आके वहाँ पे बिजनेस को इस्टेब्लिश करती रहीं, जिसके कारण जापान की ग्रोथ लगातार मेंटेन रही, ग्रोथ की स्पीड लगातार बढ़ती रही। फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करें वो डेफिनेट रीजंस थे इन एडवर्सिटीज़ में भी जापान की इकोनॉमी को ग्रो करने के। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको जब ये पता चलेगा तो आप ये भी कहेंगे कि ये थर्ड पॉइंट सबसे अमेजिंग भी है, क्योंकि ये है कि जापान में जो एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ हैं वो बहुत लंबे समय से जापान में है। और जब मैं बहुत लंबा समय बोलता हूँ तो आप सोचते होंगे कितना ही समय होगा, शायद 20 साल, 50 साल या 70 साल, बहुत हो गया तो 100 साल पुरानी बिजनेस एंटिटीज़ जापान में होगी। लेकिन आप यहाँ गलत हैं और मैं जानता हूँ ये फैक्ट जान के आपको बहुत हैरानी होगी, पर सच ये है कि जापान में ऑलमोस्ट 50,000 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि 100 साल या 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। जापान में इन्हें चाइनीज़ कहते हैं और ये कोई बहुत बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट नहीं है, कुछ बहुत बड़े भी हैं लेकिन मेजरली मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जो कई सेंचुरीज से, जी हाँ आपने सही सुना है, ये बिजनेस एंटिटीज़ कई सेंचुरीज से जापान के अंदर अपने बिजनेस को कंडक्ट करते आ रही हैं। और जब हम इस पॉइंट को एंड तक डिस्कस करेंगे तो आप ये इजीली समझ जाएंगे कि ये बहुत पुरानी एंटिटीज़ किस तरीके से जापानीज इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जापान में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट होटल है जिसका नाम है निशियामा ओनसेन क्यूनकान। और डेफिनेटली आपको जान के हैरानी होगी और मुझे तो बहुत हुई थी कि ये ईयर 705 में ओपन हुआ था और आज भी ये जापान में अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, वो भी होटल इंडस्ट्री में। इसी तरह से वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉफ़ी हाउस सुएन टी, ये भी काफ़ी पुराना है क्योंकि इसकी ओपनिंग हुई थी 1160 ईयर में। आज हम 2024 में हैं, ये 1160 से लगातार कॉफ़ी बिजनेस के अंदर जमा हुआ है जापान में। और एक कंपनी का नाम बताता हूँ, कॉन्गो जुएमिंग, और ये कंपनी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कंपनी है। आप सच में ये सुन के अचंभित हो जाएंगे कि ये कंपनी 1400 साल पुरानी है, मतलब 1400 ईयर पहले ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई। ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है लेकिन आज भी जापान में अपना बिजनेस कंडक्ट कर रही है। जानकर हुई ना हैरानी? आप ज़रा एक बार सोच के देखिए कि आप अपने पास इतनी पुरानी या इससे आधी पुरानी भी किसी कंपनी को जानते हैं क्या? और एक और चीज़ जो सोचने लायक है कि वो कौन से रीजंस रहे जिसके कारण ये कंपनीज इतने पुराने समय से जापान के अंदर अपना बिजनेस कंडक्ट करते आ रही हैं, वो भी लगातार। जबकि जापान एक वो देश है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे नेचुरल कैलेमिटीज़ हिट करती रहती हैं, बिजनेसेस को नुकसान होते रहता है, डिज़ास्टर के कारण कई बार बिजनेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, उनको नए सिरे से रीबिल्ड करना पड़ता है। इन सब के बावजूद भी इतने लंबे समय से ये कंपनीज यहाँ पे अपना काम करते आ रही हैं और उसके पीछे रीज़न है कि ये सभी कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने कोर बिजनेस के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुएन टी 1160 से लगातार कॉफ़ी सर्व करते आ रही है और अगर ये चाहती तो अपने कॉफ़ी के साथ कई और सारे प्रोडक्ट ऐड करके अपने प्रॉफिट को एनहेंस भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने अपना प्राइम फोकस अपने कोर बिजनेस मतलब कॉफ़ी सर्विंग के ऊपर ही रखा और आज भी सुएन टी जापान के अंदर लगातार कॉफ़ी बिजनेस को कंडक्ट कर रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इनका मोटिव क्या है, क्यों ये लगातार अपने कोर बिजनेस पे ही फोकस रखते हैं और अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करते हैं? तो इसके पीछे 2 रीज़न हैं। फर्स्ट इज़ कि वो अपने कोर बिजनेस को ही लगातार सर्व करके अपने कस्टमर को बेटर सर्व करना चाहते हैं ताकि उनके कस्टमर का एक्सपीरियंस लगातार एनहेंस करे। और सेकंड रीज़न भी इसी रीज़न के साथ जुड़ा हुआ है और वो है सर्वाइवल, क्योंकि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या जो न्यू कस्टमर्स हैं उन्हें एग्जिस्टिंग मेन्यू के अंदर से सर्विसेज प्रोवाइड करके और साथ ही उन सर्विसेज के अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट करके ये बिजनेसेस अपने लिए एक सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथ को कार्व करते आ रहे हैं।
और यही रीज़न है कि इन्होंने इतने लंबे समय से अपने बिजनेसेस में एक सस्टेनेबिलिटी अचीव की है और इन बिजनेसेस की यही थिंकिंग उनके इतने लंबे एग्जिस्टेंस का रीज़न बनी है। और ये चीज़ जापान ने अपनी रिपोर्ट में भी पब्लिश करी कि नेचुरल कैलेमिटीज़ के बाद जब गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को रीबिल्ड करना या बिजनेसेस को रिलीफ पहुंचाने का काम चालू किया, तो वो बिजनेसेस जो कि यूनिलैटरली एक सिंगल फोकल पॉइंट के ऊपर काम कर रहे थे लंबे समय से, उन्हें रीबिल्ड करना या उन्हें रीइस्टेब्लिश करना आसान रहा। और 2011 के बाद जब जापानीज़ इकनॉमी को ये सीरियसली रिक्वायरमेंट थी कि किसी तरीके से उनकी इकनॉमी अगेन पाथ पे आ सके, रीग्रो कर सके, रीबिल्ड हो सके, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये जापानीज़ चाइनीज़ बहुत जल्दी रीबिल्ड हुई। इन कंपनीज़ ने बहुत जल्दी अपने बिजनेसेस को अगेन उस स्टेज पे रीग्रो कर लिया जिस स्टेज पे नेचुरल डिज़ास्टर के पहले थी। और आने वाले समय में जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आए उनको ईजीली एब्जॉर्ब करते रहीं और ये नेचुरल डिज़ास्टर्स से आने वाले नुकसान की प्रोसेस को कैसे बियर किया जा सके या कैसे एब्जॉर्ब किया जा सके, इसको जापानीज़ चाइनीज़ ने एक नेचुरल रूटीन प्रोसेस बना लिया, जिससे नेचुरल कैलेमिटीज़ का अब इन बिजनेसेस पे उतना ज़्यादा सीवियर इफेक्ट नहीं होता जितना पहले होता था। और इसीलिए ये एक मेजर रीज़न बनी जापानीज़ इकनॉमी को ग्रो करने में। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी अगर आप कोई ऐसा रीज़न जानते हैं जो जापानीज़ इकनॉमी को लगातार ग्रो करने में हेल्पफुल रहा है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम इसी तरीके से फाइनेंस के ऊपर वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। तो मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।